केरला स्टोरी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज में हस्तक्षेप करने या केरल उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की तत्काल लिस्टिंग के लिए कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेवी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि उनके लिए आदेश पारित करना अनुचित होगा क्योंकि मामला अब उनके सामने नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्माता और इसमें शामिल अभिनेताओं की मेहनत और प्रयासों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफा अहमदी ने किया है और जिन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय कल फिल्म की रिलीज से पहले मामले की सुनवाई नहीं कर रहा था। जब सीजेआई ने बताया कि याचिकाकर्ता तत्काल सुनवाई के लिए केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं तो ये बताया गया कि वो छुट्टी पर थे। कोर्ट ने जवाब दिया कि अगर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के अनुरोध पर एक और बेंच सौंपी जा सकती है, जबकि वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि अदालत एक आदेश पारित कर उन्हें तत्काल सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दे रही है। शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया और इससे पहले फिल्म की रिलीज के खिलाफ उच्च न्यायालय में 2 नई याचिकाएं दायर की गईं और वकील राकेश ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को मामले को गुरुवार को ही सूचीबद्ध करने के लिए लिखा क्योंकि फिल्म कल रिलीज होने वाली है। रजिस्ट्रार जनरल को वकील द्वारा लिखे गए पत्र में जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा इसी तरह की याचिका में कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला दिया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि याचिकाकर्ता मामले की शीघ्र लिस्टिंग के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उच्च न्यायालय अनुरोध पर विचार कर सकता है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका में केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड और फिल्म के निर्माताओं से जवाब मांगा था, लेकिन मामले की आगे की सुनवाई 5 मई को तय कर दी गई। इसी तरह की एक याचिका मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष भी लंबित है। देखिए, केरला स्टोरी में ट्रेलर में जो दिखाया गया है, इस बात को हाईकोर्ट ने पहले माना है, केरल के मुख्यमंत्री ने माना है और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसका एविडेंस है। इनफैक्ट एक बार पहले बहुत सारे बच्चों की किडनैपिंग होती थी बिहार से और असम से और बंगाल से, झारखंड से। बाद में पता चला कि 60 से 70 हजार बच्चे, वो सारे बच्चे केरल में मिले और बाद में उनका कन्वर्जन हो चुका था। तो ये सारे फैक्ट है। एक फैक्ट इशू है, दूसरा है मूवी का इशू। अगर इस तरीके से मूवी बनेगी और हर मूवी पे पीआईएल होगी, फिर उसको कोर्ट रोकना शुरू कर देगा, तो मुझे लगता है इस देश में मूवी बनना बंद हो जाएगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है। विपुल शाह जिन्होंने केरल स्टोरी बनाया, उनको भी एक्सप्रेशन है। मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हिरासत में हिंसा पीड़ितों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे को 25% तक बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में मरने वाले व्यक्ति की उम्र के आधार पर मुआवजे की राशि में अंतर किया जाए। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस एचएस थांगखिव की खंडपीठ हिरासत में हिंसा को रोकने और जेल की स्थिति में सुधार करने के लिए वर्ष 2017 में शुरू की गई स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल के खान ने खंडपीठ को अवगत कराया कि राज्य ने पुलिस और न्यायिक हिरासत में मारे गए व्यक्तियों के शोक संतप्त परिवारों को मुआवजे के भुगतान के लिए 15 दिसंबर 2022 को अधिसूचित योजना पहले ही तैयार कर ली है। यह हिरासत में मौत के पीड़ितों के 5 वर्गों को निर्दिष्ट करता है, जिनके परिवार मुआवजे के हकदार हैं। ये वर्ग हैं: कैदियों के बीच झगड़े के कारण मरने वाले, सुधारक गृह के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मरने वाले व्यक्ति, मेडिकल या पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही के कारण मरने वाले व्यक्ति, पुलिस या सुधार गृह के कर्मचारियों द्वारा यातना या पिटाई के कारण मरने वाले व्यक्ति, इस तरह की हिरासत में रहते हुए आत्महत्या करने वाले व्यक्ति। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि बीमारी के कारण प्राकृतिक मृत्यु के मामले में मुआवजा देय नहीं होगा और जहां ऐसी मौत के लिए राज्य के अधिकारी जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। पलायन के दौरान या किसी प्राकृतिक आपदा या आपदा किसी महामारी के कारण मृत्यु होने पर भी मुआवजा स्वीकार्य नहीं होगा। अदालत को सूचित किया गया कि कैदियों के बीच झगड़े के कारण मौत और पुलिस या सुधार गृह के कर्मचारियों द्वारा यातना या पिटाई के कारण मौत के मामलों में अधिसूचना द्वारा 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। 3 अन्य मामलों में मुआवजे की मात्रा 5 लाख रुपए है।
मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा कि क्या इस मामले की सुनवाई भी अयोध्या विवाद की तरह सीधे हाईकोर्ट ही करेगी या नहीं। इस मामले में याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री सहित 5 याचिकाकर्ताओं की ओर से हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है और बेहद संवेदनशील भी। ये मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हाईकोर्ट सीधे ही इस मामले की सुनवाई करे। इस मामले में 8 दिन सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा प्रथम की एकल पीठ ने इस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर हस्तक्षेप न करते हुए सिविल कोर्ट मथुरा को विचाराधीन वाद तय करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सिविल कोर्ट मथुरा ने सिविल कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि भगवान और श्री कृष्ण विराजमान के नाम करने तथा अवैध निर्माण हटाने और 20 जुलाई 1973 को रद्द करने की मांग में दाखिल वाद पंजीकृत न कर गलती की है। इसकी अर्जी दर्ज कर उसकी ग्राह्यता पर फैसला सुनाना कानून के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जिला जज मथुरा ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील को रिवीजन में तब्दील कर कोई गलती नहीं की है। कोर्ट को ऐसा करने का कानूनी अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और कई अन्य लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के समक्ष 25 सितंबर 2020 को दावा दाखिल किया था। कटरा केशव देव कृष्ण जन्मभूमि की जमीन से निर्माण हटाकर कब्जा सौंपने तथा 1973 में कुछ पक्षों के बीच हुए समझौते और डिक्री को रद्द करने की मांग की गई थी। सिविल जज ने वाद पंजीकृत नहीं किया और कहा था कि वादी संख्या 3 लगायत 8 मथुरा निवासी नहीं हैं। इस केस की ग्राह्यता पर सुनवाई की तारीख तय की। बाद में इसे वाद पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने कहा था कि वाद सुना गया तो सामाजिक व न्यायिक सिस्टम प्रभावित होगा। इसके खिलाफ जिला जज के समक्ष भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य की तरफ से अपील दाखिल की गई। विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। कृष्ण जन्मभूमि केस में हमने एक ट्रांसफ़र पिटीशन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसमें 8 हियरिंग होने के बाद कल इसमें फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने सुरक्षित किया है। इसमें हमने मूलतः ये मांग की थी कि इस मामले की सीरियसनेस को, इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, जहाँ पे 2 समुदाय इन्वॉल्व हैं और काफ़ी लंबा समय लग सकता है सिविल कोर्ट में इसका निर्णय आने में, इसलिए राम मंदिर की तरह इस केस को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र किया जाए, इसका ओरिजिनल ट्रायल। और इस पे कल माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसमें अपना फैसला सुरक्षित किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सारी सबमिशंस को देखने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को उच्च न्यायालय ट्रांसफ़र करेगा ओरिजिनल ट्रायल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आरोपी ज्योति जगताप और प्रोफेसर शोमा सेन द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में नोटिस जारी किया। जगताप कबीर कला मंच केकेएम की सदस्य हैं। ये एक सांस्कृतिक समूह है जिस पर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन होने का आरोप है। उन्हें सितंबर 2020 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। एनआईए के अनुसार जगताप और अन्य ने 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद का आयोजन किया और जिसके अगले दिन हिंसा हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जगताप को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के समक्ष अपनी जमानत याचिका में जगताप ने कहा कि वो हाशिए के तबके की एक कलाकार और गायिका हैं और उन्होंने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया है। इसके अलावा पुणे पुलिस की ओर से मामले में दायर की गई पहली चार्जशीट में न तो वो फरार थीं और न ही उनका नाम था। हालांकि बाद में मामला एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन एजेंसी ने उनके खिलाफ कुछ भी नया नहीं खोजा जिससे गिरफ्तारी की जरूरत हो। एनआईए के अनुसार आरोपी मिलिंद तेलतुंबड़े, जिनकी पिछले साल मृत्यु हो गई थी, ने कबीर कला मंच के 3 सदस्यों के साथ एल्गार परिषद के आयोजन पर चर्चा की थी। एजेंसी ये भी दावा करती है कि इन तीनों और अन्य व्यक्तियों की मदद से इस कार्यक्रम में माओवादी विचारधारा को फैलाया गया था। जगताप मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी, जैसा कि एजेंसी ने आरोप लगाया। एनआईए ने जगताप पर कोरची जंगल में हथियारों का प्रशिक्षण लेने का भी आरोप लगाया था। जगताप ने ये तर्क देते हुए एनआईए के आरोपों का प्रतिवाद किया कि एजेंसी ने ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी पेश नहीं किया था। अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर सेन को 6 जून 2018 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 5 सह आरोपियों के साथ नवंबर 2019 में पुणे सत्र अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
चलिए कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.